तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका क्लास 11 बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में ऑफ दिस सेशन 2025-26। ठीक है, ये एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। तो इसके अंदर हम पूरी क्लास 11 पूरी क्लास 12 की बायोलॉजी ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आज डे 1 है। ठीक है, और फर्स्ट मंथ भी है जून का, मतलब जून का फर्स्ट डे है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग आज से क्लास 11 बायोलॉजी की। ठीक है, और पहला जो चैप्टर हम लोगों ने लिया है बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ठीक है, जहाँ से हम क्लास 11 की अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, अक्सर क्लासेस में स्कूल्स में एकदम स्टार्टिंग से चलाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद लिविंग वर्ल्ड ऐसे चलता है, बट इस बार मैंने अपना ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, पिछली बार अगर आप देखोगे जाकर, जब मैंने स्टार्ट किया चैनल, तो मैंने क्लास 11 की बायोलॉजी को एकदम स्टार्टिंग से चालू किया था, वैसे ही क्लास 12 की। तो इस बार हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसी ऑर्डर में हम चैप्टर्स को निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर हमारा लिया है मैंने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले नहीं पढ़ी है। तो हम उस चीज़ों को, उन सब चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे और लर्न करके जाएंगे। ठीक है, चले बढ़िया। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा एक यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट है। इस यूनिट के अंदर कुल मिला के हमारे पास, ठीक है, ये हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 3 है और क्लास 11 बायोलॉजी। इस यूनिट के अंदर हम कुल मिला के 3 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो ये पूरा एक यूनिट हम लोग ख़त्म कर देंगे, सेल साइकिल एंड डिवीज़न। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहने वाला है, पहले हम सेल साइकिल्स मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे इसको। फिर हम लोग चलेंगे अपने सेकंड चैप्टर बायोमॉलिक्यूल पे, नहीं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, इस यूनिट के लास्ट में बायोमॉलिक्यूल को कवर करेंगे। तो ये हमारा एक ऑर्डर होने वाला है। और हर क्लास में आपको मैं 2 चीज़ करवाऊँगा। पिछली बार सिर्फ मैंने NCERT करवाई थी। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, मतलब सारे चैप्टर तो मैं कवर कर नहीं पाया था। ठीक है, बट इस बार मैं एक एक चैप्टर कवर करने वाला हूँ। NCERT प्लस नोट्स, मतलब आपको NCERT रीड कराते जाऊँगा, समझाते हुए जाऊँगा, और उसी के साथ साथ हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको मैं नोट्स यहीं पर ही लिखवाऊँगा। तो आपके पास 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए बिफोर अटेंडिंग दिस क्लास। फर्स्ट इज़ योर नोटबुक एंड सेकंड वन इज़ योर NCERT। एक नोटबुक, एक पेन, प्लस आपकी NCERT आपके साथ होनी चाहिए, ताकि आप रीड करते हुए मेरे साथ चले और नोट्स बनाते हुए चले। फुल्ली NCERT बेस्ड नोट्स होगा, कहीं कुछ बाहर से नहीं। जो NCERT में लिखा है हम उसको हैंड रिटन फॉर्मेट में, नोट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आरंभ करते हैं आज के इस चैप्टर का। तो उससे पहले हम थोड़ा सा यूनिट के बारे में, इस यूनिट के बारे में डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ भी इसी साल मैंने ऐड की है। ठीक है, क्योंकि इस बार के जो CBSE के पेपर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं, जैसे NTA जो करवा रहा था, नीट के जो पेपर्स आए हैं, इस बार कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो कि NCERT के अंदर से ही आया है। ठीक है, तो हमें NCERT को एकदम जी जान से पढ़ना है। ठीक है, एक एक शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है, NCERT के हर एक पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यूनिट का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे और समरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि भैया CBSE में तो इससे यहाँ से आएगा ही नहीं क्वेश्चन, किसी को कुछ नहीं पता बेटा। ठीक है, तो हमें पढ़ते हुए चलना है, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। ठीक है, एकदम मतलब रिस्क लेने का ही नहीं है। ठीक है, रिस्क नहीं लेने का है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो चालू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि बायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, बायोलॉजी स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इसके अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। अगर हम इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पे जाए तो हमें उनके फॉर्म, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अपीयरेंस कैसा है, इसी बेसिस पे हमें खाली उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पता लगता है। ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। इट इज़ द सेल थ्योरी दैट एम्फेसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। सेल थ्योरी इम्फेसाइज करता है कि भैया एक यूनिटी है इन अलग अलग डाइवर्सिटी में भी, एक यूनिटी इसके अंदर भी लाए करती है इन सारे डाइवर्सिटी के अंदर। क्या है वो यूनिटी? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आपको ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन द वर्ल्ड, दे आर मेड अप ऑफ वन सिंगल, मतलब एक ही जो सिंगल फंक्शनिंग यूनिट डेट इज सेल, उससे मिल के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो वो एक यूनिटी बरकरार रखती है। द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म आर दी description of cell structure and cell growth by division is given in this chapter comprises the unit. The cell theory also created sense of mystery around living phenomenon, physiological behavioral process. तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन लेंगे सेल के स्ट्रक्चर का, सेल कैसे ग्रोथ करता है इस यूनिट के अंदर। इस यूनिट के अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर, जो हमारा पहला चैप्टर है उस पर हम लोग बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। फिर सेल ग्रोथ और डिवीजन के बारे में हम लास्ट चैप्टर में बात करेंगे इस यूनिट के, ठीक है। और ये सारे जो चैप्टर है इसी यूनिट के अंदर कंप्राइज हुए हैं। और यहाँ पे सेल थ्योरी के बारे में एक और बात बताई गई है कि सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री। एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखती है सेल थ्योरी अराउंड लिविंग फिनोमिना। जितने भी लिविंग फिनोमिनन चल रहे हैं हमारे वर्ल्ड में, उसके अंदर भी एक मिस्ट्री छुपी है, वो भी हमें सेल थ्योरी से पता लगता है। फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस, दिस मिस्ट्री वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मिस्ट्री है ये हमें चाहिए, किस लिए चाहिए? रिक्वायरमेंट है इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू है उसको बरकरार रखा जाए, ठीक है, इसीलिए ये मिस्ट्री ज़रूरी है। फॉर लिविंग फिनोमिनन टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व, ठीक है। चलिए, इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस, one can take physiochemical approach and use cell-free system to investigate। अब क्या कर सकता है कोई भी इंसान कि जब कोई चीज़ वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, उसके बिहेवियरल प्रोसेस को, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन ये पता लगा सकता है कि उसको फिजियोकेमिकल अप्रोच कैसे लगानी है, ठीक है। वो फिजियोकेमिकल अप्रोच ले सकता है, एक सेल फ्री सिस्टम का यूज़ करके सेल को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है, सेल को छानबीन कर सकते हैं सेल के अंदर है क्या ऐसा। तो अप्रोच अनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। और इसी अप्रोच के कारण हमें अलग अलग प्रोसेस के बारे में पता चलता है इन द मॉलिक्यूलर टर्म, मॉलिक्यूलर के बेसिस पे। द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये जो अप्रोच है ये इस्टेब्लिश करता है और हमें एनालिसिस करके ये बताता है कि एक लिविंग सेल के अंदर, एक लिविंग टिश्यू के अंदर क्या एलिमेंट्स, क्या कंपाउंड्स मौजूद है, ठीक है, उन्हीं की एनालिसिस हमें करवाता है। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड अ सेल। और हमें ये भी पता लगता है कि ये सारे कंपाउंड्स क्यों ज़रूरी है किसी एक सेल के अंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन। इन अदर वर्ड्स वी आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। क्या मॉलिकुलर बेसिस है इन सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के पीछे, इसके बारे में भी हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। और जितने भी एबनॉर्मल प्रोसेसेस चलते हैं हमारे बॉडी के अंदर या डिजीज़ कंडीशन होता है, उन सब के बारे में भी हमें एक बेसिक आइडिया लगने वाला है। द फिजियोकेमिकल अप्रोच, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ नीट 2025। तो मैं बहुत अच्छे से हाईलाइट करूँगा, ठीक है। इसी साल ये क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से बना था। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, तो जो फिजियोकेमिकल अप्रोच हम बात कर रहे हैं कि हम फिजियोलॉजिकल बिहेवियर भी समझ रहे हैं, केमिकल बिहेवियर भी समझ रहे हैं किसी भी सेल का, ये आता है किसके अंदर, इसी पार्ट को हम बोलते हैं रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलोन बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे इस बात भी समझ आया, रिडक्शन करना किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ को इन डेप्थ जाकर उसको एनालाइज करना, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। और इसी कॉन्सेप्ट, इसी टेक्निक से हम फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को अप्लाई करते हुए बायोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। और इसी यूनिट के अंदर हम इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेने वाले हैं बायोकेमिकल बायोमॉलिक्यूल के अंदर इसी रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी का यूज़ करके, केमिस्ट्री का यूज़ करके, फिजिक्स का यूज़ करके हम सेल के बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट का डिस्क्रिप्शन। अब हम चलेंगे इस यूनिट के अंदर जो ऑथर हमें गिवन है उनके बारे में थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जी.एन. रामचंद्रन, ठीक है, कौन है ये जी.एन. रामचंद्रन? एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका वर्क था प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जी.एन. रामचंद्रन आपके एक फिगर है जिन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में वर्क किया है। वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल्स ऑफ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। तो यहाँ पे इन्होंने मद्रास स्कूल का भी यहाँ पर क्या किया, उद्घाटन किया, फाउंडर थे। हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, हमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पता है, बट यहाँ पर इन्होंने कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर भी पब्लिश किया था इन नेचर in 1954 and his analysis of the allowed conformations of proteins through the use of the Ramchandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology। तो देखो, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा नाम कमाया, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी दिया, और हाँ, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिया 1954 के अंदर। उन्होंने अपनी नेचर करके बुक पब्लिश की उसके अंदर, ठीक है। और प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन के ऊपर ये एनालिसिस भी करते रहे, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 8, 1922, ठीक है। तो यहाँ पर इनका बर्थ ईयर दिया गया है इन अ स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कोचिन इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये लोकल कॉलेज में पढ़ाई किया इन्होंने। शेपिंग द रामचंद्र इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, इनके फादर का बड़ा रोल था मैथमेटिक्स के अंदर इनका इंटरेस्ट जगाने में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल रामचंद्रन ग्रेजुएटेड इन 1942 के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन की। टॉप रैंकिंग स्टूडेंट में से एक थे, बीएससी ऑनर्स किया था इन्होंने फिजिक्स के अंदर। कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर इन्होंने बीएससी ऑनर्स का कोर्स किया था, और उन्होंने बाद में पीएचडी की फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1949 के अंदर। वाइल एट कैम्ब्रिज रामचंद्रन मेट लिनस पॉलिंग, यहाँ पर भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। तो यहाँ के स्टार्टिंग के 2 लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट का 1 लाइन से। लिनस पॉलिंग से वहाँ पे मिले कैम्ब्रिज के अंदर। वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय दिस पब्लिकेशन ऑन मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सॉरी, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो स्ट्रक्चर है हमारे प्रोटीन का, वो भी किसने दिया था, जी.एन. रामचंद्रन ने दिया था। तो उनके पब्लिकेशन से लिनस पॉलिंग बहुत ही खुश थे, ठीक है। और उनके साथ भी मिलकर इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में सॉल्विंग की। और बाद में ऑन 78 एज ऑफ 78 ही पास्ड अवे ऑन अप्रैल 7, 2001। तो ये रहा हमारा यूनिट का डिस्क्रिप्शन और हमारे ऑथर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। रीड आउट कर लिया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने मार्क करा दी है, ठीक है। इस लाइन से हमारा ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो मैं इसको प्रॉपरली मैं क्या कर दे रहा हूँ, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। और हाँ, इस लाइन को मत भूलिएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सालों से टीचर जो जितने भी यूनिट्स के डिस्क्रिप्शन पढ़ाते नहीं थे, ठीक है। बट इस बार के जो सीन हुआ है उस हिसाब से अब हमें अपना
वे ऑफ स्टडी भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। तो आज हम चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है, यूनिट का ओवरव्यू ले लिया है, और यहाँ से हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन लेकर इस सेशन को एंड करेंगे। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिव। तो देखो, हम अपने आसपास देखते हैं, हमें बहुत सी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग दिखती है, बट एक्चुअली क्या एक चीज़ को, क्या एक ऑर्गेनिज्म को, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है? वॉट इज़ डैट एन इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग, क्या है मतलब नॉन लिविंग थिंग, डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। अब यहाँ पूछा है कि नॉन लिविंग थिंग के पास ऐसा क्या है जो लिविंग थिंग के पास नहीं है, ठीक है। द आंसर टू दिस presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. All living organisms are composed of cells. Some are composed of single cell and are called unicellular organism, while other like us composed of many cells are called multicellular organism. ये बहुत ही बेसिक बात है जो आपको पता है, ठीक है। चलिए, इसका प्यारा प्यारा हैंड रिटन फॉर्मेट में इसको लिख लिया जाए। तो क्या देखा हम लोग ने, what makes a living things living, what makes living things a living, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है कि क्या लिविंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स को मेक्स लिविंग थिंग्स लिविंग, ठीक है। अब हमें पता है व्हाट इज़ दैट, आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम आंसर, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेक्स लिविंग थिंग्स लिविंग, मेक्स लिविंग थिंग्स लिविंग, ठीक है। अब हमें पता है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सेल हमने बाइफरकेट किया है दो पार्ट में, डेट इज़ अगर हम बात करें सिंगल सेल्ड की, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, ऑर्गेनिजम्स, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये किससे मिलके बने हैं, सिंगल सेल से बने हैं, तो हम इसको क्या बुला सकते हैं, यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। अगर हम वही बात करें अपनी और एनिमल्स की, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पर हमें मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, यहाँ पे सिंगल सेल्ड, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेसिक सी बात थी, सबको पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इतना हो गया। और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग की, अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की, तो हमें ये पता है कि ये मिलके बने होते हैं एटम से, ठीक है, और एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल्स से नॉन लिविंग थिंग का यहाँ पे कंपोजिशन होता है, लाइक दैट लैपटॉप, लाइक दिस पेन विच इज़ यूज्ड इन राइटिंग। तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग है, इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है एटम से, और एक लिविंग थिंग का स्ट्रक्चर बनता है सेल से। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल and fundamental unit of life, structural, functional and fundamental unit of life, fundamental unit of life, ठीक है, बढ़िया। तो आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड टुडे डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस यूनिट, वी हैव डिस्कस्ड द ऑथर ऑफ दिस यूनिट, जो भी हमें गिवन है उनके बारे में पढ़ा, और इंट्रोडक्शन देखा सेल चैप्टर का। तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल हम लोग मिलेंगे और हम चालू करेंगे अपना चैप्टर फ्रॉम बेसिक, ठीक है। चलिए,
तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अब आप